नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश का जायजा ले रहे हैं जो अपनी बेहतरीन जीवन शैली, कुदरती खूबसूरती और तकनीकी कामयाबी के लिए काफी मशहूर है, स्वीडन। हाँ। हमारे सामने स्वीडन पर काफी जानकारी है और हमारा काम है इसमें से सबसे अहम और दिलचस्प बातें निकालकर सामने रखना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। जरूर। स्वीडन सिर्फ देखने में खूबसूरत देश नहीं है, बल्कि ये सामाजिक सुरक्षा, बराबरी और नए विचारों को अपनाने का एक दिलचस्प नमूना भी पेश करता है। यहाँ समझने लायक बहुत कुछ है, खासकर ये कि यहाँ जीवन की गुणवत्ता इतनी ऊंची क्यों है और दुनिया में इसकी एक खास पहचान कैसे बनी। ये अपने आप में एक स्टडी है कि कैसे कोई देश प्रकृति, प्रगति और अपनी परंपराओं को साथ लेकर चल सकता है। हाँ, ये संतुलन वाली बात दिलचस्प है। तो शुरुआत करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति और इतिहास से। हमें मिली जानकारी के मुताबिक स्वीडन उत्तरी यूरोप के स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पर बसा है। हाँ। इसकी पड़ोस में पश्चिम में नॉर्वे और उत्तर पूर्व में फिनलैंड है। दक्षिण और पूर्व में ये बाल्टिक सागर से घिरा हुआ है। अगर नक्शे पर देखें तो इसकी काफी लंबी समुद्री सीमा है। बिल्कुल। मौसम की बात करें तो सर्दियां बर्फीली होती हैं और गर्मियां हल्की ठंडी। शायद यही स्कैंडिनेविया की पहचान है। और ये भौगोलिक स्थिति वाकई मायने रखती है। बाल्टिक सागर से घिरा होना इतिहास में देखें तो व्यापार और बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए बहुत अहम रहा होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। समुद्री पहुंच ने शायद वाइकिंग युग में उनकी दूर दूर तक की यात्राओं में मदद की होगी और बाद में यूरोप की एक बड़ी ताकत बनने में भी इसका हाथ रहा होगा। आज भी इसकी समुद्री सीमा इसके व्यापार और वैश्विक संबंधों के लिए जरूरी है। इतिहास पर नजर डालें तो जानकारी बताती है कि इसकी कहानी वाइकिंग युग से शुरू होती है। फिर आता है 17वीं सदी का दौर, जब स्वीडन यूरोप की एक प्रमुख शक्ति बन गया था। ये जानना काफी रोचक है कि उस दौर में इसका इतना प्रभाव था। हाँ, ये बात गौर करने लायक है। और फिर एक और अहम मोड़ आता है। द्वितीय विश्व युद्ध में स्वीडन ने तटस्थ रहने का फैसला किया, किसी भी गुट का साथ नहीं दिया। हाँ। आज की बात करें तो यहाँ संवैधानिक राजशाही है। और यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि तटस्थता की इस नीति ने स्वीडन को किस तरह प्रभावित किया होगा। शायद युद्ध की तबाही से बचकर देश को अपने विकास और समाज कल्याण पर ध्यान देने का ज्यादा मौका मिला। अच्छा। और संवैधानिक राजतंत्र का जैसा कि जानकारी में दिया गया है, ये है कि राजा अभी कार्ल 16 गुस्ताफ हैं। वो राष्ट्र के प्रमुख तो हैं, लेकिन उनकी भूमिका ज्यादातर प्रतीकात्मक है। ओके। असली ताकत प्रधानमंत्री और चुनी हुई संसद के हाथ में है, जो पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यह परंपरा और आधुनिक शासन का एक मिला जुला रूप है जो कई देशों से अलग है। ये दिलचस्प तालमेल है। चलिए अर्थव्यवस्था और शासन प्रणाली पर आते हैं। जानकारी के हिसाब से स्वीडन एक विकसित और अमीर देश है। हाँ। और इसके पीछे कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में वॉल्वो और स्कैनिया, इलेक्ट्रॉनिक्स में एरिक्सन और फार्मास्यूटिकल्स जैसे बड़े उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हाँ, लेकिन ये सिर्फ इन बड़ी कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। स्वीडन की अर्थव्यवस्था की असली ताकत शायद इसके नवाचार यानी इनोवेशन में है। अच्छा। हाँ, ये ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का एक शानदार उदाहरण है। इसका मतलब है कि देश की संपत्ति सिर्फ कारखानों या प्राकृतिक संसाधनों में नहीं, बल्कि उसके लोगों के ज्ञान, कौशल और नए विचारों में है, जिसे अच्छी शिक्षा और रिसर्च के जरिए लगातार बढ़ावा दिया जाता है। उच्च तकनीक और कुशल कामगार यहाँ की पहचान है। और इसी आर्थिक ताकत के साथ जुड़ी है यहाँ की मजबूत कल्याणकारी व्यवस्था, जिसे वेलफेयर सिस्टम कहते हैं। बिल्कुल। जानकारी में साफ तौर पे लिखा है कि यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं नागरिकों के लिए मुफ्त हैं। जाहिर है, इतनी बड़ी सुविधाओं का खर्च उठाने के लिए टैक्स का ढांचा भी काफी मजबूत होगा। हाँ? ऊंचे टैक्स और बदले में ऊंची सामाजिक सुरक्षा, ये स्वीडिश मॉडल का एक केंद्रीय विचार लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये स्कैंडिनेवियाई मॉडल का एक क्लासिक उदाहरण है। यहाँ समाज में ये समझ आम है कि ऊंचे टैक्स देना जरूरी है ताकि सभी को बराबरी के मौके मिले और जरूरत के समय सामाजिक सुरक्षा का एक जाल मौजूद हो। अच्छा। माना जाता है कि यह व्यवस्था लोगों को जीवन में जोखिम उठाने, जैसे कि अपना कारोबार शुरू करने या नई चीजें आजमाने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि उनकी बुनियादी जरूरतें जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा का ध्यान रखा जाता है। सही बात है। ये एक तरह का सामाजिक समझौता है। जानकारी में एक और बात ध्यान खींचती है। स्वीडन यूरोपीय संघ यूई का सदस्य तो है,
लेकिन यूरो मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करता। वे आज भी अपनी पुरानी मुद्रा स्वीडिश क्रोना ही चलाते हैं। हाँ, क्रोना। इसका क्या मतलब समझा जाए? ईयू में रहकर भी अपनी मुद्रा बनाए रखने के पीछे क्या सोच हो सकती है? यह एक बहुत दिलचस्प पहलू है। यूरो ना अपनाकर स्वीडन अपनी मौद्रिक नीति पर ज्यादा नियंत्रण रख पाता है। अच्छा। मतलब वे अपनी अर्थव्यवस्था की जरूरतों के हिसाब से ब्याज दरें घटा बढ़ा सकते हैं, जो शायद उन देशों के लिए मुश्किल होता है जो यूरो का इस्तेमाल करते हैं और जिनकी नीतियां यूरोपियन सेंट्रल बैंक तय करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक देश अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे ईयू की सदस्यता का हिस्सा बनते हुए भी अपनी आर्थिक स्वायत्तता के कुछ पहलुओं को बनाए रख सकता है। यह भी एक तरह का संतुलन है जिसे स्वीडन ने चुना है, वैश्विक जुड़ाव और राष्ट्रीय नियंत्रण के बीच। ये संतुलन वाली बात आगे समाज और संस्कृति में भी नजर आती है। जानकारी के मुताबिक स्वीडिश समाज की कुछ अपनी खासियतें हैं। हाँ, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त हैं। इसके साथ ही बराबरी पर बहुत जोर दिया जाता है। खासकर महिलाओं के अधिकारों और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर समाज काफी जागरूक है। बिल्कुल। इसे एक शांतिप्रिय और नए विचारों वाला समाज माना जाता है। हाँ, बराबरी या जैसा वे कहते हैं जमलिखित, वो स्वीडिश समाज की बुनियाद है। ये सिर्फ मर्द और औरत की बराबरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आय की असमानता को कम करने और समाज में सभी वर्गों के लोगों को आगे बढ़ने के समान अवसर देने पर भी जोर रहता है। अच्छा। पर्यावरण को लेकर उनकी गंभीरता तो दुनिया भर में जानी जाती है। वे रिसाइकलिंग, टिकाऊ ऊर्जा का इस्तेमाल और कार्बन उत्सर्जन कम करने में दुनिया के अग्रणी देशों में से हैं। ये उनकी जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। और हाँ, नोबेल पुरस्कार। जानकारी बताती है कि इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों की शुरुआत स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से हुई। हाँ। और हर साल विज्ञान, साहित्य और शांति जैसे क्षेत्रों में दिए जाने वाले ये पुरस्कार स्टॉकहोम शांति पुरस्कार ओस्लो में दिए जाते हैं। ये स्वीडन की वैश्विक पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा है। निश्चित रूप से नोबेल पुरस्कार दुनिया भर में उत्कृष्टता का प्रतीक है। इनका स्वीडन से जुड़ा होना देश को ज्ञान, विज्ञान और मानवीय मूल्यों के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करता है। यह उनकी उस संस्कृति को भी दिखाता है जो बौद्धिकता, खोज और दुनिया को बेहतर बनाने के विचारों को महत्व देती है। अब यहाँ एक बहुत ही खास बात सामने आती है। जानकारी में लैगोम नाम की एक जीवन शैली का जिक्र है। हाँ, लैगोम। इसका मतलब बताया गया है संतुलन और सादगी, यानी न बहुत ज्यादा न बहुत कम। ये सुनने में ही कितना शांत और संतुलित लगता है। लैगोम सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये स्वीडिश मानस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये उनके काम करने के तरीके से लेकर उनके घरों की सजावट, उनके सामाजिक व्यवहार और चीजों के उपभोग तक में झलकता है। अच्छा। हाँ, इसका मूल विचार है अति से बचना, हर चीज में एक सही संतुलन खोजना। बस पर्याप्त ही सबसे अच्छा है, न जरूरत से ज्यादा दिखावा, न जरूरत से ज्यादा कमी। कुछ लोग मानते हैं कि शायद यही सोच स्वीडिश लोगों को ऊंचे टैक्स रेट स्वीकार करने में मदद करती है। एक संतुलित समाज के लिए ये एक जरूरी योगदान है। न ज्यादा की उम्मीद, न ज्यादा शिकायत। ये उनकी स्थिरता और जीवन की अच्छी गुणवत्ता का एक राज हो सकता है। शिक्षा और तकनीक की बात करें तो जानकारी कहती है कि यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है और कई विश्वविद्यालय दुनिया के बेहतरीन संस्थानों में गिने जाते हैं। बिल्कुल। और इसका असर भी साफ दिखता है। स्पॉटिफाई और स्काइप जैसे दुनिया भर में मशहूर स्टार्टअप स्वीडन से ही निकले हैं। बिल्कुल। उच्च शिक्षा और रिसर्च में लगातार निवेश और साथ में एक ऐसा सामाजिक माहौल जो नए विचारों और थोड़ा जोखिम उठाने को बढ़ावा देता है। यही सब मिलकर इस तरह की कामयाबी की कहानियों के लिए जमीन तैयार करते हैं। जब शिक्षा अच्छी और मुफ्त हो तो प्रतिभा को उभरने का मौका मिलता है, चाहे किसी की आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। इसी का नतीजा है कि स्वीडन प्रति व्यक्ति पेटेंट आवेदन के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। अच्छा। यहाँ सिर्फ आविष्कार नहीं होते, बल्कि उन आविष्कारों को वैश्विक व्यापार में बदलने का हुनर भी है। और जैसा कि जानकारी में भी इशारा है, समाज में बराबरी और सुरक्षा का भाव शायद लोगों को बिना डरे नए प्रयोग करने की हिम्मत देता है, जो नवाचार के लिए जरूरी है। अच्छा, अब थोड़ा घूमने फिरने के लिहाज से बात करते हैं। अगर कोई स्वीडन जाना चाहे तो जानकारी कुछ खास जगहों का जिक्र करती है। स्टॉकहोम का पुराना शहर, जिसे गैमला स्टैन हाँ, गैमला स्टैन अपनी रंगीन ऐतिहासिक इमारतों
और पत्थर की बनी संकरी गलियों के साथ बहुत आकर्षक बताया गया है। हम्म। फिर है किरलूना, जो आर्कटिक सर्कल के काफी पास है और जहां सर्दियों में नॉर्दर्न लाइट्स मतलब अरोरा बोरियालिस देखने का अनुभव कमाल का होता है। बिल्कुल अद्भुत। और स्वीडिश द्वीप समूह का भी जिक्र है, जहां स्टॉकहोम के पास ही हजारों छोटे बड़े द्वीप हैं। ये जगह स्वीडन की विविधता को अच्छी तरह दिखाती हैं। गैमला स्टैन आपको इतिहास में ले जाता है, एक जीवंत शहरी माहौल के साथ। किरलूना आपको प्रकृति की भव्यता और आर्कटिक के अनोखे अनुभव से रूबरू कराता है, जहां सामी संस्कृति की भी झलक मिलती है, जो यूरोप के एकमात्र मूल निवासी हैं। और द्वीप समूह शांति, सुकून और पानी के किनारे जीवन का अनुभव देता है। ये दिखाता है कि स्वीडन में इतिहास, आधुनिक शहर और अद्भुत प्रकृति सबका अनुभव मिल सकता है। जानकारी ये भी कहती है कि यहाँ प्रकृति और आधुनिकता का एक खूबसूरत संतुलन देखने को मिलता है। ये बात शायद पूरे देश पर ही लागू होती है, सिर्फ पर्यटन स्थलों पर नहीं। हाँ, ये बात सही है। और एक और बड़ी मजेदार बात, गर्मियों में यहाँ कुछ जगहों पर मिडनाइट सन यानी आधी रात का सूरज देखने को मिलता है। मतलब आधी रात को भी आसमान में सूरज चमकता रहता है ना कमाल? ये तो वाकई अनोखा अनुभव होगा। कि उत्तरी हिस्सों में होती हैं, स्वीडन को और भी खास बनाती हैं। ये सब मिलकर उसी संतुलन की पुष्टि करते हैं जिसका जिक्र बार बार आ रहा है। हाँ, वे अपनी प्राकृतिक सुंदरता को बहुत सहेज कर रखते हैं, लेकिन साथ ही तकनीकी रूप से भी दुनिया के सबसे उन्नत देशों में से हैं। वे जंगल में लकड़ी का घर बना सकते हैं और उसी घर में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड भी पा सकते हैं। शायद ये भी लैगोम का ही एक रूप है, प्रकृति और प्रगति के बीच संतुलन। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या समझ सकते हैं? अगर सारी बातों को समेटें तो स्वीडन एक ऐसा देश है जिसने अपने नागरिकों को ऊंचा जीवन स्तर, सामाजिक सुरक्षा और बराबरी देने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की है। सही कहा। ये आधुनिकता, नए विचारों और गहरी जड़ों वाली परंपराओं का एक अनूठा संगम पेश करता है। यहाँ की मजबूत सामाजिक व्यवस्था, तकनीकी उन्नति और लैगोम जैसी जीवन जीने की फिलॉसफी दुनिया भर के लिए सोचने का विषय जरूर है। सही कहा। स्वीडन का मॉडल दिखाता है कि आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण साथ साथ चल सकते हैं, बल्कि शायद एक दूसरे को मजबूत भी करते हैं। उन्होंने इनोवेशन को बढ़ावा दिया है, लेकिन इसके साथ ही बराबरी और पर्यावरण का भी ध्यान रखा है। यह एक जटिल संतुलन है जिसे उन्होंने लगातार साधने की कोशिश की है और इसमें उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिली है। हालांकि हर मॉडल की अपनी चुनौतियां भी होती हैं। और जैसा कि स्रोत का निष्कर्ष भी इशारा करता है, ये आधुनिकता और परंपरा का मिश्रण इसे न सिर्फ दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाता है, बल्कि कई वैश्विक नवाचारों का जन्मस्थान भी। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिस पर सोचा जा सकता है। जिस तरह स्वीडन ने अपनी अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण के बीच संतुलन साधने का प्रयास किया है, खासकर लागोम के सिद्धांत न बहुत ज्यादा न बहुत कम के साथ। हाँ, क्या यह तरीका आज की इस तेज रफ्तार, अक्सर असंतुलित और अति की ओर भागती दुनिया में दूसरे समाजों के लिए एक टिकाऊ प्रेरणा बन सकता है? क्या लैगोम जैसा विचार हमें वैश्विक चुनौतियों जैसे कि जलवायु परिवर्तन या सामाजिक असमानता से निपटने में कोई रास्ता दिखा सकता है? ये विचार करने लायक बात है।